बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। कहते हैं ना, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। इस मौसम में भी हम अपने खेत खलिहानों को, अपने पशुधन को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं अगर हम थोड़ी सी संकल्प उठा लें। इस मौसम में आइए एक नज़र पहले डाल लेते हैं कि कृषि जगत में क्या कुछ है खास। देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिंचाई के लिए चतरा के तालाबों का होगा जीर्णोद्धार। कोडरमा में गाय भैंसों के लिए चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। पिछात चना के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद KPG 59। अब समाचार विस्तार से। चतरा जिला के किसान तालाब जीर्णोद्धार योजना का लाभ लेकर अपने तालाब को गहरा करवा सकते हैं। इस योजना के तहत गांव के वैसे तालाब जो किसी की निजी जमीन पर हो या सरकारी जमीन पर हो, लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाता हो, सरकार ऐसे तालाबों का मशीन द्वारा गहरीकरण जीर्णोद्धार करेगी ताकि इसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सके। चतरा के किसान इससे लाभ लेने के लिए अपने जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में 25 नवंबर तक आवेदन दे सकते हैं। कोडरमा जिला में गाय भैंसों को खुरहा मुंहपक्का रोग से बचाने के लिए FMD का टीका दिया जा रहा है। साथ ही 4 से 8 महीने उम्र वाली बाछी को ब्रूसिलोसिस का टीका दिया जा रहा है। कोडरमा के सभी गौपालक अपने आधार और मोबाइल नंबर से अपने पशुओं को पंजीकृत कराते हुए टैगिंग एवं टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें। टीकाकर्मी कोडरमा के हर गाँव के घर घर जाकर पशुपालकों से संपर्क करके टीकाकरण करेंगे। प्याज फसल में रस चूसने वाले कीट थ्रिप्स के प्रकोप का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए खेत में प्याज का पौधा रोपने से पहले बिचड़ों के जड़ का उपचार कर ले, जबकि खड़ी फसल में थ्रिप्स कीट से बचाव के लिए जैविक दवा का छिड़काव करें। प्याज फसल में शुरुआती समय में भी रस चूसने वाले कीट लग सकते हैं और खड़ी फसल में लग सकते हैं। शुरू में थ्रिप्स जैसे कीट लगे तो पौधे मर सकते हैं, जबकि खड़ी फसल में इस कीट का प्रकोप हो तो कंद का सही विकास नहीं होगा। इसलिए आरंभिक 30 तक पौधों को बचाने के लिए बिचड़ा लगाने से पहले उसे क्लोरपोरिफोस दवा से उपचारित कर ले। खड़ी फसल को बचाने के लिए एजेट्रेक्टिन दवा का छिड़काव करें। पौधे उखाड़ते हैं उसको नर्सरी से, तो उसको कम से कम आप क्लोरोपाइरीफॉस 5 ml लीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला के घोल बना लें और उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे उसके जड़ को डुबा कर लगाएं। तो इससे क्या होता है कि शुरू के 30 दिन में आपको कोई थ्रिप्स का या कोई भी रस चूसने वाले कीट का प्रकोप से बचा जा सकता है। अगर कीट की तीव्रता फिर फसल के खड़ी फसल में आपको दिखती है, किसान भाई नीम से निर्मित दवा जो होती है एजेट्रेक्टिन, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। 1000 ppm की अगर दवा है तो उसको 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। इससे थ्रिप्स से बचाव हो जाएगा। राज्य के जो किसान चना की पिछात खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर ले। साथ ही पिछात चना के बेहतर उत्पादन के लिए कृषि विशेषज्ञ के सलाह पर उन्नत प्रभेद लगाएं। पिछात चना की बुआई में 70 से 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। चना के बेहतर उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन के संबंध में आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, पिछात चना की प्रभेद जो है मुख्यतः KPG 59 यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और JNG 2144 KPG 59 तो मैंने बताया, उसके साथ ही JG 14 जो कि बड़े दाना है, इसका बीज दर थोड़ा सा 75 किलो के लगभग लगता है। इसको आप उपयोग जरूर करें और एक पंतग्राम जो कि उत्तराखंड की किस्म है
पंतग्राम 5 और 114 अगर उपयुक्त है तो उसको जरूर अवश्य यूज़ करें। डच हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेतों में नाली बनाने, मेढ़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई कराने के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की खेती के लिए डच हो का उपयोग कर सकते हैं। डच हो की कार्यक्षमता 12 से 15 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे गोभी फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा का उपयोग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। समेकित कीट प्रबंधन के तहत फूल गोभी और पत्ता गोभी को कतारों में लगाएं। फसल लगाने में गोभी के हर 25 कतार के बाद 2 कतार सरसों फसल लगाएं। ध्यान रहे इसमें पहला और अंतिम कतार सरसों फसल का ही होना चाहिए। इससे कीट लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। तो किसान भाइयों, हम लोग बातें कर रहे थे मौसम की। जाड़े का मौसम है और इस मौसम में पशुधन को विशेष देखभाल की जरूरत होती है, खासकर अगर पशु हमारा छोटा हो, जैसे कि चूजे, बछड़े। कैसे करें उनके आवास का प्रबंधन और उनके आहार का प्रबंधन, पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, जाड़े का मौसम आ चुका है। दिन प्रतिदिन अपने प्रदेश झारखंड में तापमान गिरता जा रहा है। ऐसे मौसम में इंसान पशु पक्षियों में भी इस गिरते तापमान का प्रतिकूल असर पड़ता है। इस मौसम में भेड़, बकरी, दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस के अलावा मुर्गियों तक की उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। अतः वैसे किसान भाई जिनकी आमदनी इन पर निर्भर करती है, उनके लिए यह अति आवश्यक है कि वे इन पशु पक्षियों का मौसम के अनुरूप विशेष देखभाल करें। तरह से अभी आप देख रहे होंगे, हम इस मौसम में ठंड हवा काफ़ी तेज़ से चल रही है। अचानक मौसम में काफ़ी गिरावट आई है। इस स्थिति में हमारे पशुधनों के उत्पादन पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, प्रतिकूल असर पड़ता है। आप दोनों तरह के, जैसे पशु पक्षी भी जो रखे हैं, जैसे ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं या लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो दुधारू पशु रखे हुए हैं, जो गाय भैंसों के व्यापार कर रहे हैं, उस व्यावसायिक तौर पर रखे हैं, उन सबों के लिए भी एक समस्या खड़ी होती है। इसके अलावा जो किसान भाई सुदूर गाँव के क्षेत्रों में जो बकरी, भेड़ पालन कर रहे हैं, सुअर पालन कर रहे हैं, उन सबों के लिए भी एक तरह की ये मौसम में उचित देखभाल की पशुओं का आवश्यकता होती है, जिससे कि वो उसकी क्षमता के अनुसार में, जो नस्लीय क्षमता है उसके अनुसार वो उत्पादन को ले सकें। तो शुरुआत करते हैं किसान भाई। सबसे पहले जो मुर्गी पालक हैं, उन सबों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। वैसे किसान भाई जो मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें मुर्गियों के आवास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। चूजों को लाने से पहले उन्हें इनके आवास का समुचित प्रबंधन कर लेना चाहिए, जिससे उन्हें ठंड न लग सके। इसके लिए उन्हें ब्रूडर क्षेत्र को हर दृष्टिकोण से तैयार कर लेना चाहिए। चिक गार्ड में टीन का इस्तेमाल करने से तापमान नियंत्रित किया जा सकता है। जो किसान भाई जैसे ब्रॉयलर की चूजा अगर लाना चाहते हैं, मतलब नया चूजा अगर लाना चाहते हैं, तो अपने आवास की विशेष व्यवस्था जरूर करके जाएं। जैसे आप चिक गार्ड्स की व्यवस्था करके जाएं। जहाँ पर आप ब्रूडर बनाना चाहते हैं, चूज़ों को आप तापमान नियंत्रित करके रखना चाहते हैं, उस एरिया को जैसे ब्रूडर एरिया कहते हैं, तो ब्रूडर एरिया के बारे में विशेष व्यवस्था करें। नीचे में जो चिक गार्ड्स बना के रखते हैं, जिसको गार्ड रेल हम लोग कहते हैं, जो चिक गार्ड है उसको बना के अगर आप रखते हैं, तो उसमें निश्चित तौर पे आप कोई मेटल का चिक गार्ड बनाएं। बहुत किसान भाइयों उसके कूट या लकड़ी का बना देते हैं, तो वह काफ़ी प्रभावी नहीं रहता। विशेष करके इस मौसम में उसकी प्रभाव काफ़ी कम हो जाती है। अगर आप टीना का काट के बना लें, तो उससे कहीं ज़्यादा आपको तापमान नियंत्रण में वो सहायता करेगा। इसके अलावा नीचे जो कुन्ने बिछाते हैं, उसकी एक निश्चित मोटाई आप अवश्य ध्यान रखें, जैसे 2 इंच से नीचे कम न हो पाए, इसकी भी आप ध्यान रखें। चूजा लाते हैं तो उस समय हमें पेपर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। लाइट की आप जो कर रखे हैं, या लाइट अगर कट जाती है तो उसमें आप क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था करेंगे, इन सबों की सारी व्यवस्था पहले से हो जानी चाहिए। किसान भाइयों, मुर्गियों के आवास यदि पूरब पश्चिम दिशा में हो तो वो काफी बेहतर माना जाता है। इससे आवास का तापमान इनके अनुकूल बना रहता है। किसान भाइयों, इस मौसम में ठंडी हवा का प्रवेश रोकने के लिए खिड़की दरवाजों में जूट के बोरे लगाना बेहतर होता है। इस मौसम में इस बात पर ध्यान देना भी अति आवश्यक होता है कि इनके आवास में किसी तरह से जल जमाव की स्थिति न बने तथा चूजों को गर्म रखने के लिए की गई सारी कृत्रिम व्यवस्था अच्छे से कार्य करे। खास तौर से हम अगर भारत की बात करें तो भारत के अधिकतर राज्यों में दिशा पूरब पश्चिम जिन किसान भाइयों ने करा रखी है, इस मौसम में और गर्मी के मौसम में भी उनके तापमान नियंत्रण में काफ़ी सुविधा होती है और बहुत आसानी से वो काम कर सकते हैं। और इससे जैसे किसान भाइयों, अगर आपके आवास में जो खिड़की दरवाजे खोल रखे हैं बाकी मौसम के लिए, हवा आने के लिए, तो उन सबों को बंद करने के लिए आप विशेष करके अगर जूट की बोरा उपलब्ध होती है तो वो कम खर्चे में अच्छी कारगर होती है। नहीं तो फिर आप जो ग्रीन शेड्स वाले जो अलग अलग नमक के होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जो प्लास्टिक के चादरें होते हैं, प्लास्टिक के बोरे होते हैं, उन सबों का कम से कम उपयोग करें। कारण ये रहता है कि वे गर्मी से तो हमें तापमान नियंत्रण में तो काम देते हैं, पर वेंटिलेशन की सुविधा बिल्कुल नहीं होती है। तो इस
मौसम में हमको तापमान के साथ साथ जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, सफोकेशन नहीं हो। तो बिल्कुल आप इसका ध्यान रखें कि वेंटिलेशन, हमको हवा को तो रोकना है ही, इसके साथ साथ अंदर की मॉइस्चर और जो फ्रेश एयर है वो भी नियंत्रण में रहे, इसका आप व्यवस्था करें। चाहे आपके पास जैसा संसाधन हो उसका उपयोग करें, पर इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। किसान भाइयों, ठंड के मौसम में सारे पशुओं के बच्चों में ठंड से लड़ने की क्षमता कम होती है। गाय के बछड़े हों या फिर बकरी तथा भेड़ के, इनके लिए तापमान सामान्यतः 101 डिग्री से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होनी चाहिए। और पशुओं में हम सभी को एक साथ समझें तो ज़्यादा अच्छा है। मेमनों में अगर आप चाहे वो गाय भैंस के बछड़े ले लें या फिर आप जो भेड़ बकरियां हैं उन सबों के मेमनों की बात करें, तो शुरुआती समय में इन सबों में जो तापमान से लड़ने की जो ताकत होती है वो कम रहती है। सामान्यतः इन पशुओं की तापमान 101 से 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होनी चाहिए। तो जैसे ही तापमान में काफ़ी नीचे गिरा, 15-16 डिग्री से भी जब नीचे आने लगती है और ठंडी हवा चलने लगती है, तो इनके शरीर का तापमान काफ़ी नीचे आता है। उस स्थिति में हमें इसकी बाहरी हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। तो आप उनको ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे हवा की आवागमन थोड़ी कम हो, धीमे हो, और जिस रूम में आप इनको रखना चाहते हैं, जिस आसपास में रखना चाहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर कम से कम 20 से 22 डिग्री के आसपास हम बनाए रखें, सेंटीग्रेड के आसपास में बनाए रखें, इसकी आवश्यकता होती है। अगर आप इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि उनके पीठ में पतले कपड़ों का या बोरों का उस तरह का तरीका से आप उसको डिज़ाइन करें जिससे बार बार गिरे ना। पेट के सीधे में आप 2 जगह पे बांध सकते हैं, तो उसके शरीर के साथ में जब सटा रहता है ना, तो उसके शरीर की गर्मी को ये बाहर डेसिमिनेट नहीं होने देता है, तो इसलिए उसका शरीर का तापमान बना रहता है। और साथ साथ केवल माँ के दूध पे उसको पलने दें। अगर उसकी 15-20 दिन के ज़्यादा उम्र हो रहा है तो धीरे धीरे आप उसको अतिरिक्त आहार देने की कोशिश करें जिसमें हाई कैलोरी होता है। जैसे इस समय में आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं या दाना सब का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें जिससे उनके शरीर में एक ऊर्जा दे, जिससे कि वो अपने शरीर को ठंड से लड़ने के लिए बना सके। किसान भाइयों, ठंड के मौसम में यदि पशुओं के उत्पादन क्षमता को बनाए रखना है तो उनके भोजन का प्रबंधन भी विशेष होना चाहिए। इस मौसम में दाना मिश्रण से बेहतर चारा दाना देना बेहतर होता है। सूखे चारे के साथ हरा चारा मिलाकर देने से भी उनके शरीर का तापक्रम अनुकूल बनता है। आप अगर हमें उत्पादन क्षमता को बनाए रखना है तो कोशिश करना है कि यहाँ पर ग्रेन्स में जो कॉन्सेंट्रेट फीड होता है, यानी दाना मिश्रण जो कहते हैं, उस पर निर्भरता थोड़ी सी कम करने की आवश्यकता है। आप जितनी अच्छी तरह से अगर उसको चारा में, जैसे सूखा चारा के साथ हरा चारा में, जैसे बरसीम, लूसन, ओट, इस तरह के चीज़ों को आप अगर देते हैं तो उसमें एक तरह की ऊर्जा निकलती है। उसको पचाने में जो ऊर्जा निकलती है वो उसके शरीर को, तापमान को बनाए रखने में काफ़ी सहायक होता है। आप अगर चारा, उस तरह की गुणवत्ता युक्त चारा अगर उपलब्ध नहीं है तो आप दाना मिश्रण में अपने जो कैलोरी पार्ट है किसी पशु चिकित्सक से मिलके आप उसकी फॉर्मुलेशन जो है उसमें थोड़ी बदलाव कर सकते हैं। उसमें थोड़ा कोशिश करना है कि जो एनर्जी पार्ट है, जो ऊर्जा देने वाली जो चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा हम कम से कम 15 से 20% बढ़ा दें। साथ साथ मिनरल मिक्सचर की मात्रा जो है ना उसको ज़रूर बढ़ाएं। किसान भाई, अगर बड़े जानवर दुधारू पशु हैं तो वहाँ पे आप 40 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर की प्रतिदिन आप निश्चित तौर पे अपने एक खुराक या दोनों समय? एक खुराक जी, आप प्रतिदिन 40 से 50 ग्राम एक बार में किसी भी समय आप दे सकते हैं सुबह शाम। तो बेहतर रहता है कि हम दाना मिश्रण के साथ मिला के दें तो पशु आसानी से खा लेते हैं। इस तरह से किसान भाई अपने पशु पक्षियों के आवास तथा आहार पर ध्यान देकर उन्हें ठंड के मौसम में स्वस्थ रख सकते हैं और उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, जाड़े का जो ये मौसम है ये सब्जी के फसलों के लिए भी बेहद सुखद होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार की सब्जियां इस मौसम में उगाई जा सकती हैं। अगर आप बैगन की और मिर्ची की सब्जी की तैयारी कर रहे हैं तो ये कार्यक्रम आप अवश्य देखें क्योंकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी बैगन और मिर्ची की सब्जी इस फसल में कैसे ले सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर का महीना रबी की फसलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इन महीनों में किसानों के पास गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू आदि की फसल बोने का विकल्प होता है। इसके अलावा इन दिनों किसान भाई बैगन तथा मिर्च की खेती करके भी लाखों की आमदनी कर सकते हैं। अपने प्रदेश झारखंड में यदि किसान भाई उचित प्रभेद का चुनाव कर इनकी खेती करें तो वे इनकी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, झारखंड राज्य में अगर हम बैगन और मिर्च दोनों ही सोलेनेसी कुल की एक प्रमुख सब्जियां हैं। इनका हमारे बहुत सारे किसान भाइयों द्वारा सफलतापूर्वक इनकी खेती की जाती है और इनके द्वारा अच्छी उपज लेके अच्छा लाभ भी कमाया जाता है।
अगर हम बैगन की कुछ प्रमुख प्रजातियां जो किसान भाई जिनका चयन कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण अजय, स्वर्ण शक्ति, इसके अलावा पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल लॉन्ग, इन प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। वहीं अगर हम मिर्च की बात करते हैं तो अग्निरेखा, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, इन प्रजातियों का किसान भाई हमारे चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जो रांची में ICR का एक संस्थान है, अनुसंधान संस्थान, उसके द्वारा स्वर्ण प्रफुल्लिया नाम की जो एक प्रजाति विकसित की गई, ये भी अच्छी उपज देने वाली प्रजाति है। इन प्रजातियों का किसान भाई चयन करते हैं तो उससे अच्छी उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, बैगन तथा मिर्च की खेती शुरू करने से पहले इनका बिचड़ा तैयार करने की जरूरत होती है। बिचड़ा तैयार होने के 1 माह पश्चात ही इसकी रोपाई की जा सकती है। बिचड़ा तैयार करने के लिए क्यारी तथा प्रो ट्रे विधि अपनाई जाती है। क्यारी में बिचड़ा तैयार करने से पहले जैविक विधि से ट्राइकोडर्मा नामक दवा से बीजों का उपचार करना बेहतर होता है। किसान भाइयों, अगर हम बैगन या मिर्च की खेती करें तो अन्य सोलेनेसी कुल की सब्जियों की भांति ही सबसे पहले हमें इसका बिचड़ा तैयार करना होता है और फिर 1 महीने का जब बिचड़ा तैयार हो जाता है तो हमें उसकी रोपाई करनी होती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो संकर किस्मों का जो हमारे किसान भाई चयन करते हैं तो उसके लिए 200 से 250 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। इसका मतलब 1 एकड़ में आपको मात्र 80 से 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम क्यारी में या प्रो ट्रे विधि द्वारा हम इसका बिचड़ा तैयार करते हैं। जो भी किसान भाई इसमें क्यारी विधि द्वारा इसका बिचड़ा तैयार करते हैं तो उनको ये थोड़ा सा ध्यान दें कि बिचड़े का जो बीज होता है उसका उपचार ज़रूर कर लें। बीज उपचार के लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक जैविक हमारे पास जैविक विधि होती है, जिसके अंतर्गत 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम उपयोग करते हैं, जिससे बहुत ही कम मात्रा में ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता होती है। जो भी किसान भाई रासायनिक विधि से इसका उपचार करना चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका उपयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, अगर हम बीज उपचार कर लेते हैं तो इससे जो गलने की समस्या आती है, एक आर्द्र गलन समस्या आती है, जिसमें बिचड़ा हमारा नर्सरी की अवस्था में ही गलने लगता है, उससे हमारा बचाव हो जाता है। किसान भाइयों, बिचड़ा तैयार करने के लिए प्रो ट्रे विधि को अच्छा माना जाता है। इस विधि में कंपोस्ट तथा कोकोपीट मिलाकर ट्रे को भर दिया जाता है तथा प्रत्येक खाने में 1 बीज की बुआई की जाती है। इसमें तैयार किए गए बिचड़े स्वस्थ होते हैं तथा ज्यादा उत्पादन देते हैं। जब हम प्रो ट्रे में इसकी बुआई करते हैं तो इसमें चूंकि हमारा ये मिट्टी रहित एक जो माध्यम होता है बीजों को लगाने का, तो इसमें हमें आर्द्रगलन या फफूंद जनित बीमारियों की समस्या नहीं आती है। इसमें 1 भाग कोकोपिट और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट लेके इसको हम ट्रे को भर देते हैं और प्रत्येक खाने में केवल 1 बीज हम लगाते हैं। इसमें अगर हम दोनों ही विधियों की तुलनात्मक रूप से इसकी विवेचना करते हैं तो जो हमारी प्रो ट्रे विधि होती है उसमें अच्छा बिचड़ा तैयार होता है, स्वस्थ बिचड़ा तैयार होता है और बिचड़ों को जब हम रोपाई के लिए निकालते हैं तो उसमें जड़ें बिल्कुल क्षतिग्रस्त नहीं होती और इसके अलावा जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। तो जब हम प्रो ट्रे विधि द्वारा तैयार बिचड़े को अपने खेत में, मुख्य खेत में इसकी रोपाई करते हैं तो क्यारी विधि की तुलना में बल्कि जो प्रतिस्थापन होता है, जो स्थापित होता है पौधा, वो जल्दी हो जाता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और ऐसा हमारे अनुसंधान में देखा गया है कि 4-5 दिन पहले हमारी उपज इसमें प्राप्त हो जाती है। बैगन तथा मिर्च की अच्छी फसल लेने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। अतः खेत की तैयारी करते वक्त ही प्रति एकड़ 80 से 100 क्विंटल सड़े गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा फास्फोरस का भी मात्रा अनुसार प्रयोग करना बेहतर होता है। किसान भाइयों, अगर हम इसकी पोषक तत्व प्रबंधन पे बात करते हैं तो पोषक तत्वों का हमारी जो फसल होती है उसकी उपज पे सीधा प्रभाव पड़ता है। खेत की तैयारी के समय हमें प्रति एकड़ की दर से 80 से 100 कुंटल अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, विशेष ध्यान दें कि गोबर की खाद पूरी तरह से सड़ी हुई हो, अन्यथा इससे दीमक की समस्या उत्पन्न होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें और इसका अंतिम जुताई में हम मिला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात करते हैं तो इन तीनों मुख्य पोषक तत्वों की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, इसी के अलावा 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 25 किलोग्राम हमें पोटाश की ज़रूरत पड़ती है प्रति एकड़ की दर से। तो इसके लिए हम फास्फोरस की और पोटेशियम की पूरी मात्रा को और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को
हम खेत की तैयारी के समय, अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देते हैं। इसके अलावा जब हम पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, पौधे की रोपाई कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों ही फसलों की बात की जाए तो लाइन से लाइन हम कम से कम 60 सेंटीमीटर की दूरी मेंटेन करते हैं और पौध से पौध हम 45 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक की दूरी को में पौधों की रोपाई करते हैं। रोपाई के लगभग 1 महीने बाद जब हम मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं तो उस समय हमें जो नाइट्रोजन के उर्वरक की आधी मात्रा होती है उसका हमको प्रयोग करना होता है और उसके बाद हमें मिट्टी चढ़ा देनी होती है। किसान भाइयों, इन फसलों में खरपतवार की समस्या भी आती है। इसके उगने की वजह से मुख्य फसल बुरी तरह प्रभावित होती है। अतः इससे बचाव के लिए कम से कम 2 से 3 बार निकाई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। किसान भाई, अगर खरपतवार की समस्या आती है तो हमारी विशेष रूप से आपसे यही आपको सलाह रहेगी कि जो पौधे की प्रारंभिक वानस्पतिक अवस्था है, यानी कि जो 1 महीने से लेकर लगभग प्रारंभिक 45 दिन होते हैं, उसमें हमारा जो खेत होता है वो खरपतवार मुक्त होना चाहिए। खरपतवार मुख्य रूप से हमारी जो मुख्य फसल होती है उसके साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं पानी और अन्य संसाधनों को लेके, तो इसलिए 2 से 3 बार कम से कम निराई गुड़ाई करें। हर बार आप जब मिट्टी चढ़ा रहे हैं तो उस समय भी खेत को खरपतवार से मुक्त रखते हुए आप हमारी जो फसल होती है उससे अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि वैज्ञानिकों की सलाह पर ध्यान देकर इस मौसम में बैगन तथा मिर्च की खेती की जाए तो इससे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। तो देखा किसान भाइयों आपने, अगर आप बैगन की और मिर्ची की सब्जी इस फसल में लेना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो कार्यक्रम में वक्त हो गया है कि अब हम आपसे विदा लें, लेकिन इस अनुरोध के साथ कि आप हमें अपनी बातें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।